हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने जो टोटल 48 क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, अगर आपने ढंग से समझ लिया और कर लिया तो मेरी एक गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आरटीसी यानी कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? नवंबर 1930, नवंबर 1931, दिसंबर 1930, दिसंबर 1931। सो करेक्ट आंसर इज नवंबर 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। सितंबर 1920 एंड दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, नागपुर एंड कलकत्ता, कलकत्ता एंड नागपुर, कलकत्ता एंड लाहौर, नागपुर एंड लाहौर। आंसर क्या है? सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता में एंड दिसंबर 1920 में कहां हुआ था? नागपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असेसन रीजन का क्वेश्चन है। आप सबको मैं बताता हूं कि इस बार से ऑब्जेक्टिव में आपको असेसन एंड रीजन देखने को मिलेगा और आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, जो असेसन होता है उसको पहले पढ़िए मन में। पढ़ने के बाद जब सब एंड में पहुंचते हैं उसके, तो आप बिकॉज लगाइए और उसके बाद आप रीजन पढ़िए और समझिए। सबसे पहले समझिए कि असर्शन सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, फिर उसके बाद समझिए रीजन करेक्ट है कि नहीं। अब बीच में आप बिकॉज लगा के पढ़िए। अगर बिकॉज लगाने के बाद भी दोनों सेट हो रहा है, यानी कि उसका ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि दोनों करेक्ट हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बस यही इसका ट्रिक है। चलिए हम करके देखते हैं। असर्शन हमारा क्या है? नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फॉक टेल्स एज फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब रीजन पहले पढ़ लीजिए। इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व फॉक ट्रेडिशन टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड। आप सबने पढ़ा है इस वीडियो में। हम इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, डिटेल्ड वीडियो नेशनलिज्म इन इंडिया का। प्लीज़ आप नहीं भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो पार्ट था वहाँ पे फिर से आप जाके समझिए। ठीक है, किस तरह से हमने अपने फॉक ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया, उसमें अपना प्राइड दिखलाया, किस तरह से हम एलोगेरीज लाए और इससे हमारे भीतर एक बिलोंगिंगनेस बना। हम एकजुट हुए जो अंग्रेजों के अगेंस्ट जो हम स्ट्रगल कर रहे थे उसके वजह से। ठीक है, तो अब दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब बिकॉज लगा के पढ़िए। नतेशा शास्त्री पब्लिश 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फॉक टेल्स एज फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया बिकॉज it was essential to preserve folk tradition to discover one's national identity and restore a sense of pride। बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है बिकॉज के बाद, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नाई धोबी बंद इन यूपी लेड टू डेप्रिवेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ डैश एंड डैश। सिंपल है, नाई का मतलब बार्बर, धोबी का मतलब बासरमैन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। हु हैज रिटेन भारतवर्षा इतिहासा? किन्होंने लिखा है? ऑप्शन आप देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू, तारिणी चरण चट्टोपाध्याय, अविंद्रनाथ टैगोर। क्या करेक्ट आंसर है? तारिणी चरण चट्टोपाध्याय। याद रख लीजिए, इस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में इसको मानता हूं जो बोर्ड 2025 में होने वाला है। ठीक है, भारतवर्षा इतिहास किसने लिखा है? तारिणी चरण चट्टोपाध्याय। उन्होंने इसमें बतलाया है कि किस तरह से हम पहले किस तरह से आधिपत्य जमाते थे, हम पूरे दुनिया में सोल्जर भेजते थे और अब हम कहाँ हैं, हम कुछ ही नंबर्स में हैं अंग्रेज, उनके सामने हम झुके हुए हैं। हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं एकजुट हो रहे हैं? तो उन्होंने अपने ही हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के पास्ट में जाकर उन्होंने अपने प्राइड को दिखलाया ताकि लोगों को लगे कि हमारा जो पास्ट था काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक था और हम बहुत ही महान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैच करना है कॉलम ए एंड कॉलम बी को। यहाँ पे सिंपल है, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, आप बता सकते हैं कब हुआ था? 1931 में हुआ था या सितंबर 1932 में हुआ था?
आप सबको याद होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में, राइट। पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932, करेक्ट, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। लाहौर सेशन फॉर पूर्ण स्वराज कब हुआ था? 1929 को, जिसमें मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर उन्होंने भारत का झंडा अनफल किया था और वहां पे उन्होंने बोला था हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, राइट। और उसके बाद उन्होंने एक डेट डिसाइड किया था 26 जनवरी 1930, और इसीलिए हम 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे ऑप्शन मैच होगा? ए का 3 हो गया साइमन कमीशन 1928, बी का 1 हो गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 5 सितंबर 1932 को हुआ था। लाहौर सेशन फॉर पूर्ण स्वराज कब हुआ था? 1929 को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांडी मार्च was started on dash March 1930 and ended on dash April 1930। अब आपको करेक्ट भरना है, कौन से मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और किस अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी? क्या आप बता सकते हैं? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी एंड 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। टोटल 24 डे चला था और महात्मा गांधी अपने लोगों के साथ 240 माइल उन्होंने कवर किया था दांडी मार्च में। टोटल 10 माइल चलते थे, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 12 एंड एंड कब हुआ था? 6 अप्रैल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following leader is well known for hoisting the Indian national flag at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai during Quit India movement and her underground operation during 1942 Quit India movement? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, मैडम भीखाजी कामा, कस्तूरबा गांधी। आप सबको मैं कुछ चीजें फैक्ट यहां पे बताता हूं। ग्वालियर टैंक मैदान है, इसको अभी अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, मुंबई में है। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की शुरुआत हुई थी। परंतु प्लान तो हो गया था हमारा, 8 अगस्त को हम शुरू करेंगे, 8 अगस्त 1942 को, परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसके पहले ही हमारे जो टॉप लीडर्स थे लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। तो वहां पे अपने झंडे को फहराने के लिए, कांग्रेस के झंडे को फहराने के लिए, जो फ्लैग था हमारा नेशनल फ्लैग, उसको फहराने के लिए कौन आ गया है? अरुणा आसफ अली, ये आयरन लेडी थी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद हो गया आपको अरुणा आसफ अली। और एक और चीज के लिए फेमस है, अंडरग्राउंड ऑपरेशन। 1942 के समय ये अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेट करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेसन है और रीजन है, सेम है। पहले हम एसेसन को कंफर्म कर लेते हैं सही है कि नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। लैटर मेनी लाइक अबिंद्रनाथ टैगोर क्रिएटेड इमेजेस ऑफ भारत माता। बिल्कुल सही है। सबसे पहले भारत माता का इमेज किन्होंने क्रिएट किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और आगे जाकर अबिंद्रनाथ टैगोर ने क्रिएट किया था, ठीक है, जो काफी फेमस हुआ अबिंद्रनाथ टैगोर वाला। बट सबसे पहले किन्होंने क्रिएट किया था? बीसी चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो करेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या है? अलीगोरीज वेर इसेंशियल फॉर कलेक्टिव बिलोंगिंग। बिल्कुल ये भी सही है, हमने सबने पढ़ा है, जो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हमने देखा था कि किस तरह से एलोगेरी क्रिएट किया गया था यूरोप में। जर्मनी में जर्मेनिया क्रिएट किया गया था, इटली में ला इटालिया क्रिएट किया गया था, ठीक है। और उसी तर्ज पे हमारे कंट्री में भी भारत माता का एलोगेरी क्रिएट किया गया, ठीक है, ताकि हम सब एकजुट हो, हमारे लिए एक सिंबल मिले फॉर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है। यानी कि दोनों सही है। अब हम बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, लैटर मेनी like Abhindranath Tagore created images of Bharat Mata because allegories were essential for collective belonging। बिल्कुल सही है। यानी कि हम बोल सकते हैं both A and R are correct and R is the correct explanation of A। Okay, let us go to next question। What is not correct about मातंजनी हाजरा? ठीक है, ये सारे जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाला हूँ ये 100% CBSE बुक से है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये मतंजनी हाजरा के बारे में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा और मैंने आपसे पूछा कि क्या इनमें से करेक्ट नहीं है। सी वाज फ्रॉम आसाम और सी वाज रिपीटेडली शॉट डेड वाइल
ट्राइंग टू टेक ओवर तमलुक पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में एक पुलिस स्टेशन को एक कब्जा करना चाहते थे। और आपको याद है इस 72 ईयर ओल्ड लेडी थी, आप समझिए 72 ईयर ओल्ड होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी लेडीज़ को इकट्ठा किया और ये गांधी जी के अनुयायी थे, ठीक है। और ये कई एक बार जेल गए थे अपने लाइफ में, और पुलिस मारने के बावजूद एक अपना नेशनल फ्लैग को लेके आगे बढ़े और इनको गोली मार दी गई, तभी भी आगे बढ़ते रहे, गोलियां पे गोलियां लगती रही, तभी भी आगे बढ़ते रहे और इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय बोल के आगे बढ़े और फिर देश के लिए उन्होंने अपना प्राण का कुर्बानी दी, ठीक है। सी वॉज फ्रॉम बंगाल। अब आपको यहाँ पे चुनना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट नहीं है? सी वॉज फ्रॉम आसाम, एक करेक्ट नहीं है। सी वॉज एक्चुअली फ्रॉम बंगाल। आपको याद रखना है मतंजनी हाजरा कहाँ की थी? बंगाल की थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट कनकलता बरुआ, ठीक है। वो कहाँ के? पहले मैंने एक ऑप्शन क्या लिखा? सी वॉज फ्रॉम आसाम। और इनके साथ भी यही घटना हुई थी। सी वॉज ऑल्सो शॉट डेड वाइल ट्राइंग टू टेक ओवर ए लोकल पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड यू नो सी वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। आप जो हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हैं, आप सबका लगभग उम्र 17 ईयर है या 16 ईयर है, 18 ईयर है। आप सोच सकते हैं 17 ईयर ओल्ड एक लड़की और भारत माता के नाम पे जोश में, और उन्होंने बोला मैं पुलिस स्टेशन पे कब्जा करूं, उनको गोली मार दी गई और शहीद हो गई और मर गई। सी वॉज फ्रॉम बंगाल। अब बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सी वॉज फ्रॉम बंगाल इनकरेक्ट है, बिकॉज सी वॉज फ्रॉम आसाम। याद रख लीजिएगा, कनकलता बरुआ कहाँ की हुई? आसाम की। सी वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रमा देवी। मैंने तीनों का नाम लिखा है, रमा देवी, बरुआ एंड हाजरा, क्योंकि आपके बुक में इनका नाम मेंशन है। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ आपके बुक में, एक बॉक्स बनाकर, वहां पे इनका नाम अवेलेबल है, ठीक है। सी वॉज फ्रॉम उड़ीसा। सी वॉज जेल्ड अलॉन्ग विथ हर इंटायर फैमिली ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। पूरे परिवार को उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। अपने लेवल पे, अपने एरिया के लेवल पे इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सी वॉज फ्रॉम आसाम, तो क्या इसमें गलत है? सी वॉज फ्रॉम आसाम, क्योंकि सी वॉज फ्रॉम उड़ीसा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन रीजन है? क्विट इंडिया मूवमेंट का कौन सा मेन रीजन है? पहला, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का फेलियर। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अफेक्ट था, उससे पब्लिक में वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था, मतलब असंतोष फैला था, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, जबरदस्ती इंडिया को घसीटा गया था, ठीक है। और यहाँ पे कई एक तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, और देने के नाम पे अंग्रेज कुछ भी नहीं दे रहे थे, सिर्फ प्रोमिसेस कर रहे थे, फेक प्रोमिसेस कर रहे थे। कभी बोलते थे कि हम आपको ये दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कभी बोलते हैं आपको स्वराज दे देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लाइक दैट, सारे फेक प्रोमिसेस चल रहे थे, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हैं ये दोनों मेन रीजन थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम ए एंड कॉलम बी को। फिक्की, ठीक है, फिक्की कब स्टैब्लिश हुआ था? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? किन्होंने किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कब किया था उन्होंने? 1930 में किया था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। फिक्की कब स्टैब्लिश हुई थी? 1927 में हुई थी। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी? 1920 में। अब आप आराम से मैच कर सकते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म टुक प्लेस इन, कब हुआ था रिफॉर्म है? ठीक है, 1919, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो बेसिकली जो ब्रिटिश रूल था उसका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का एक पार्ट था। एक कैरेट के रूप में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड स्टिक क्या आया था? आप कमेंट में आप सब लिखिए, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा स्टिक क्या था। और अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ जो वीडियो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया प्लीज़ वॉच कीजिए। एंड आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट?
इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? पहला, आराम से पढ़िएगा ऑप्शन, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी लार्जली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, क्या सही स्टेटमेंट है? नहीं, सही स्टेटमेंट नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था बट बहुत ही लो लेवल पे, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो था ना आइडियोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल डिफरेंसेस आ गया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, और पाकिस्तान का डिमांड हो चुका था। अब लगने लगा था कि अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। कोशिशें बहुत हुई थी बट कोशिशें फेल हो गई, तो पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन वाज एग्जाम्पलरी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेशन किया था, बिल्कुल ही गलत है। वर्किंग क्लास का पार्टिसिपेशन हुआ था बट कुछ ही जगहों पे हुआ था, जैसे नागपुर में हुआ था, जैसे छोटा नागपुर जो टीन का माइंस है वहां पे हुआ था, बट बहुत ही कम लेवल पे हुआ था, ठीक है। क्योंकि एक और बड़ी इसमें बात थी कि अगर कांग्रेस ज्यादा वर्किंग क्लास को अगर सपोर्ट करता तो जो बिजनेस क्लास था, बिजनेस क्लास से दूर हो जाता। अब बिजनेस क्लास क्या थे? हमारे जो हमारा जो चल रहा था मूवमेंट, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए वर्किंग क्लास का पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा क्या है? पुअर पीजन एजेंडा ऑफ नो रेंट कैंपेन, जो गरीब किसान थे, इन्होंने जो एजेंडा चलाया था नो रेंट कैंपेन का, इट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? कांग्रेस इसको खुलेआम सपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि ज्यादातर जो नो रेंट कैंपेन था किसके अगेंस्ट में था? जमींदार के अगेंस्ट में था एंड तालुकदार के अगेंस्ट में था, एंड दे वेर बेसिकली एक तरह से समझिए को फाइनेंस करते थे, कांग्रेस को, मूवमेंट को जीवित रहने के लिए फाइनेंस करते थे, तो कांग्रेस खुलेआम सपोर्ट नहीं कर पाया था, ठीक है। इट मींस कि इनमें से सारे के सारे स्टेटमेंट सही नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट वीमेन पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? दे पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट मार्च, बिल्कुल सही, ये तो करेक्ट है। They participated in picketing of foreign cloth and liquor shop, definitely true, ठीक है। पिकेटिंग वर्ड का मतलब आप सब समझते हैं ना, बेसिकली धरना देना, तोड़ फोड़ करना नहीं, आप ये मत समझिएगा। फॉरेन क्लोथ शॉप था, लिकर शॉप था, इसके बाहर वो प्रदर्शन करते थे, और जो लोग जाना भी चाहते थे उसको रोकते थे, इसको बोलते हैं पिकेटिंग, ठीक है, पीसफुल पिकेटिंग। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, दे सॉ सर्विस टू नेशन एज दे सैक्रेड ड्यूटी एंड इवन वेंट टू जेल, बिल्कुल सही है। वो इसको धर्म मानते थे, देश का सेवा करने का धर्म मानते थे, और कई एक महिलाएं जेल भरो आंदोलन में किसी बहुत बहुत तरीके से गोलियां खाई, जेल गए, तो उन्होंने कुर्बानी तो दी। अब चलिए ऑप्शन डी, देयर इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन रेडिकली चेंज देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, ये सही नहीं है। उन्होंने पार्टिसिपेशन तो बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ किया, बट इससे उनका जो समाज में जो उनका जो सम्मान था, जो स्टेटस था, उसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव नहीं आया। वो इनफैक्ट कांग्रेस में भी जो मैनेजरियल जो पोजीशन थे, ऊपर लेवल वाले जो पोजीशन थे, उसमें भी उनका ज्यादा नहीं था, हिस्सा नहीं था, तो इससे ज्यादा बदलाव तो नहीं आया। यानी कि हमारा इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो गलत अगर आप बात करेंगे तो गलत है हमारा 3, ए बी सी, ये तीनों क्या है? करेक्ट है। और गलत क्या है? डी। क्या होगा हमारा ऑप्शन? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत माता इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया था रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में, आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। सबसे पहला क्रिएट किया था कि इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही किया था। इन्होंने ही आनंद मत जो बुक है ना, इन्होंने ही लिखा है, जिसमें सन्यासी रेविलियन के बारे में जिक्र है, ठीक है। सो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एडॉप्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट रेसोल्यूशन इन डैश ऑन 14 जुलाई 1942, मतलब 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्विट इंडिया रेसोल्यूशन एडॉप्ट किया था। वो कहां पे हुआ था? वर्धा में, मुंबई में, लाहौर में या दिल्ली में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? वर्धा में। वर्धा और मुंबई में कंफ्यूज मत होइएगा, वर्धा में हुआ था, ठीक है, कोई डाउट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब समझिए, जब अगस्त की बात आई, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले हमने अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ा,
तो वहां वो कहां हुआ था? वो हुआ था मुंबई में। ठीक है, जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन को इंडोर्स किया था, दोनों में फर्क हुआ। पहले क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उसको इंडोर्स किया, बाद में इंडोर्स किया जाएगा ऑब्वियसली। कब किया गया था? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। आप सबको पता है, हम बात कर चुके हैं। कब? 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 को अरुणा आसिफ अली ने कांग्रेस का एंड नेशनल फ्लैग का झंडा लगाया था। ठीक है, इससे ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन बंगाल डैश बिगैन कलेक्टिंग बलाड्स, नर्सरी राइम एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फॉक रिवाइवल। इनमें से किन्होंने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जगाने के लिए जो बलाड्स थे, नर्सरी राइम थे, जो मिथ्स थे हमारे लोकल फॉक, इन्होंने उसको कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कौन थे वो? रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या मोहम्मद इकबाल? करेक्ट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1930 डैश एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे 1930 में, राइटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। उन्होंने बोला कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। His statement has provided the intellectual justification for the Pakistan demand in future. उन्होंने ये ठान लिया, उन्होंने बताया कि भाई अब मुस्लिमों का अब यहाँ पे रहना सही नहीं है और मुस्लिमों का सेपरेट इलेक्टोरेट होना है। और इसी के बाद से आप समझिए कि पाकिस्तान धीरे धीरे उभर के आने लगा। ठीक है, पाकिस्तान एक, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के पहले क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया? मैं आपको कुछ क्लू दूंगा। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान का नामकरण किया है। ठीक है, पाकिस्तान का नाम कुछ रीजन को मिलाकर रखा गया है। ठीक है, अब उनका नाम आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे बताइए आप कौन थे 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट? मौलाना मोहम्मद अली, सर आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, सर मोहम्मद इकबाल। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। आप भूलिएगा नहीं, हाँ कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं ये मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, बट ऐसा नहीं है, सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन डैश थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टीन माइंस वोर गांधी कैप एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन। कब कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? 1930। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट था। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली है, हिंट मैं आपको पहले ही दे चुका था। ठीक है, छोटा नागपुर टीन माइंस में जो वर्कर थे उन्होंने गांधी टोपी पहनी और प्रोटेस्ट रैली में हिस्सा लिया और बाइकॉट कैंपेन में भी पार्टिसिपेशन दिया 1930 में। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट of dash plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission। और आप सबको याद होगा, हमने अपने डिटेल्ड वीडियो में पढ़ा है, और ये परमिशन वाज वेरी रेयर। वो घर जाना चाहते थे, घर से कनेक्टिविटी रखना चाहते थे प्लांटेशन लेबरर्स, बट उनको परमिशन नहीं मिलता था जाने के लिए। और जो ये जो आया, जो सीडीएम है, एनसीएम है, इनके लिए बेसिकली क्या था? सीडीएम इनके लिए क्या था? ये सोचते थे कि गांधी राज है और यहाँ पे अब हम तो गांधी राज आ गया, यही हमारा स्वराज है और हम अपने घर जा सकते हैं। बेचारे कोशिश तो इन्होंने किया, बट इनको रेलवे स्टेशन पे, पोर्ट्स पे इनको पकड़ पकड़ के बांध के इनको पिटाई किया गया और वापस ले आके पटक दिया गया। ठीक है, कब कब का था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट? आप बता सकते हैं? 1859 का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उन्होंने सॉल्ट को एक सिंबल के रूप में चुना था। ठीक है, और उन्होंने डांडी मार्च इसीलिए किया था। बट आखिर सॉल्ट क्यों? डिटेल वीडियो में आप देखिए, इसका वेरी सिंपल रीजन है, क्योंकि सॉल्ट सबके लिए यूज होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वर्किंग क्लास हो या बिजनेसमैन क्लास हो। ठीक है,
इसीलिए उन्होंने सिंबल इसमें सॉल्ट के यूज में तो कोई किसी तरह का डिवीजन भी नहीं है, कास्ट बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे किसी तरह का डिवीजन नहीं था। और एक बहुत ही अमानवीय इनह्यूमन टैक्स था जो अंग्रेजों ने इंपोज किया था सॉल्ट के लिए, वो टैक्स जो बेसिक है, हमारा जो लाइफ है ना उसका बेसिक है, ठीक है, इसलिए उन्होंने चुना था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लेटर भेजा था वायसराय इरविन को, और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड रखे। अब बोला ये मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं, अगर आप 11 डिमांड्स मेरा फुलफिल नहीं करेंगे तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूंगा। और उस 11 डिमांड्स में एक उन्होंने डिमांड में इंक्लूड किया था एबोलिशिंग ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स को आप खत्म करिए, ठीक है। कब उन्होंने लेटर भेजा था, आप पढ़िए ध्यान से, 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1929, 31 जनवरी 1931, 31 जनवरी 1932। आप अगर क्लू लगाएंगे तो आंसर इज वेरी सिंपल, 31 जनवरी 1930, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, हमने फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज हमने सेलिब्रेट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 31 दिसंबर के नाइट को रावी नदी के बैंक पे उन्होंने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज का, और उन्होंने 26 जनवरी का डेट चुना था। और सिंस 28 जनवरी वाला जो डेट था ना ज़्यादा फेमस नहीं होता, ज़्यादा पब्लिक अटेंशन गैदर नहीं कर पाया था, इसलिए गांधी जी ने बोला अब मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 11 डिमांड रखी और उनका डिमांड तो फुलफिल नहीं हुआ, और उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की। कब की आपको याद है, अभी हमने पढ़ा है। अगर आपको परफेक्टली याद है फटाफट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और लिखिए कब उन्होंने इसकी दांडी मार्च की शुरुआत की थी और किस अप्रैल को वो एंड हुआ था। आप ये लिखिए किस अप्रैल को एंड हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA was founded at a meeting in फिरोज शाह कोटला मैदान इन दिल्ली, ठीक है। इसके मेन लीडर थे सरदार भगत सिंह, जतीन दास एंड अजय घोष। कब स्थापित हुआ था, आंसर क्या है 1928, जब हमारा साइमन कमीशन आया था, ठीक है। उसी साल एक दुर्घटना हुई थी, साइमन कमीशन जाओ वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे और उनको लाठी चार्ज उन पर कर दिया गया था और इसके वजह से उनकी मौत हो गई थी, ठीक है, 1928, ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब रीलॉन्च किया गया था, क्योंकि आप सबको याद होगा, आप डिटेल वीडियो में आपने पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का ए पार्ट था, और उन्होंने बोला कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप विड्रॉ कर लीजिए और हम आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम वापस छोड़ देंगे और आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, कहाँ आप आइए, आपको हम इनवाइट करते हैं इंग्लैंड में। बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक फेलियर था क्योंकि जब वहाँ पे गांधी जी जब पहुँचे और भी कांग्रेस लीडर गए थे तो वहाँ पे उनको पता चला कि अंग्रेज तो सीधे सीधे उनको चढ़ाने के लिए बुलाए थे। ये बोले क्या आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, आप तो बोलते हो कांग्रेस इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आप यहाँ देखिए क्या है, क्योंकि वहाँ हिंदू को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदू महासभा के लिए गए थे एम.आर. जयकर। हिंदू का ही जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंट करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर गए हुए थे, ठीक है, और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीग वाले पहुंचे हुए थे, जो प्रिंसेस है अपने अपने प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे थे, वीमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। तो कुल मिला के वहां तो डिवीजन था और वहां पे कोई भी कंक्लूजन निकल के तो आया ही नहीं। जब गांधी जी वापस इंडिया पहुंचे तो देखिए ये क्या है, ये तो प्रॉमिस तो मेरा क्या हो गया, मेरे एब्सेंस में क्या हो गया। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की छोड़ने जाने की बात की गई थी छोड़ा तो है नहीं, सब तो जेल में अभी तक है, और ऊपर से कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गवर्नमेंट ने, बोला इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने बोला रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी रीलॉन्च, उन्होंने रीलॉन्च करवाया। कब करवाया था, 1932 में, क्योंकि आप सबको याद होना चाहिए कि जब वो आए थे, आने के बाद उन्होंने रीलॉन्च किया और उसके बाद वो क्या हुआ, तब तक यहाँ पे इन्होंने मांग दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का बात, कि इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने, तो फिर वो उस समय तक वो जेल में उनको भी डाल दिया गया महात्मा गांधी को।
कौन सा जेल में डाला गया था? यरवाड़ा जेल पुणे में। तो वहाँ पे वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए और बोले कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट अगर चाहिए तो मैं तो मर ही जाता हूँ, मैं तो जीवित नहीं रहना चाहता ऐसे भारत में जहाँ पे हिंदू भी इतने डिवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में भीमराव अंबेडकर मानते हैं, बोलते हैं ठीक है आप सेपरेट इलेक्टेड मत दीजिए, हालांकि कुछ प्रोमिसेस लेते हैं और वो अपना फास्ट तोड़ते हैं। उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, राइट, 1932 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोरी की तरह याद रखिए हिस्ट्री को, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, और गलती होने का चांस बहुत कम है क्योंकि अब आगे पीछे दोनों कुछ याद रखिए। ठीक है, अब जो मैंने यहां लिख रखा है उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या क्या है? बारडोली सत्याग्रह, विड्रॉल ऑफ एनसीएम, जालियांवाला बाग मसाकरे एंड दांडी मार्च। है तो आपके लिए मैंने इजी बना रखा है, आप आराम से बता सकते हैं सबसे पहले में कौन सा हुआ था। सबसे पहले ऑब्वियसली कौन सा हुआ होगा? जालियांवाला बाग मसाकरे। कब हुआ था? 1919, करेक्ट, 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग मसाकरे। उसके बाद इसमें से क्या हुआ था सोचिए। उसके बाद हुआ विड्रॉल ऑफ एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ की गई। चौरी चौरा जो कांड हुई थी, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, एनसीएम को, नॉट सीडीएम, करेक्ट, सीडीएम तो बाद की बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, जो अभी हमने 1928 पढ़ा, जहां HSRA बनाया गया था, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, सरदार भगत सिंह ने बनाया था, करेक्ट। 1928 में साइमन कमीशन आया था, साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ठीक है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह, कौन उसके मेन लीडर थे बता सकते हैं आप सब लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और दांडी मार्च तो आप समझ ही रहे हैं कब हुआ था दांडी मार्च, अभी तो आपने डेट भी पढ़ लिया कब से कब तक हुआ था। ठीक है, 1930 में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, अपने आप इसको आंसर मिल जाएगा आपको। फर्स्ट आरटीसी पूना पैक्ट, सेकेंड आरटीसी गांधी इरविन पैक्ट। आप आराम से इसको सजाइए स्टोरी के रूप में। पहला ऑब्वियसली फर्स्ट आरटीसी होगा 1930 में। ठीक है, जिसमें तो कांग्रेस पार्टिसिपेट भी नहीं की थी, इनफैक्ट इनवाइट भी नहीं की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्योंकि सीडीएम लॉन्च हो गया। सीडीएम को विड्रॉ करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इनको इनविटेशन मिला, आप आइए इंग्लैंड, अभी हमने डिस्कस किया। और वहां से आया तो फिर पूना पैक्ट हुआ और सेकंड आरटीसी में गए थे। तो कैसे कैसे होगा? फर्स्ट आरटीसी, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद सेकंड आरटीसी में जाएंगे, उसके बाद पूना पैक्ट होगा। ADCB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच करना है कॉलम ए एंड कॉलम बी को। बारडोली सत्याग्रह आराम से आप अभी हमने डिस्कस किया, सरदार पटेल। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सरदार भगत सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? एकदम याद रखिएगा, इसको कभी भूलना नहीं है। स्वराज पार्टी CR दास, ठीक है, एंड मोतीलाल नेहरू, दो इसके मेन लीडर थे। कौन कौन थे स्वराज पार्टी के दो मेन लीडर? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आनंद मठ जो बुक है किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, करेक्ट है। ठीक है, तो आराम से आप मैच कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जालियांवाला बाग मसाकरे कब हुआ था बताइए? 15 अप्रैल 1919, 18 को हुआ था, 17 को हुआ था, कब हुआ था? नन ऑफ दिस। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? क्लू मैं आपको देता हूं, उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6th, 9th, 12th और नन ऑफ दिस? 9 जनवरी 1915। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इनमें से सत्याग्रह का कौन सा करेक्ट मीनिंग नहीं है? ठीक है, इट इज ए पैसिव रेसिस्टेंस, इट फॉलोज धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, इट इज ए प्योर सोल फोर्स। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? ए, इट इज अ पैसिव रेसिस्टेंस, ये सही नहीं है क्योंकि ये पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है सत्याग्रह, रादर इंटेंस एक्टिविटी है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस ऑफकोर्स था, डबलिंग ऑफ प्राइजेस फ्रॉम 1913 टू 1918 100% था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया 100% था, ट्रीटी ऑफ सर्ब्स 1920 जो टर्की पे इंपोज किया गया था। ठीक है, क्या है, सारे सही है? 100% सारे सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? चंपारण सत्याग्रह 1917 बिल्कुल सही है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हंगर स्ट्राइक से मैच है बिल्कुल सही है, हंगर स्ट्राइक का जो वेपन है यहीं पे तो गांधी जी ने इंडियन को दिया, खेदा सत्याग्रह पटीदार ऑफ गुजरात बिल्कुल सही है, ट्रीटी ऑफ सर्ब्स 1921 एक गलत है, 1920 में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट? रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू हुई थी? 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 6 अप्रैल, 18 अप्रैल, कब स्टार्ट हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को। कब विड्रॉ हुई थी रॉलेट सत्याग्रह? 18 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग मसाकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? अमृतसर ने पुलिस ने फायरिंग किया था। सब आप सीक्वेंस में याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन। खिलाफत कमेटी कहां फॉर्म हुई थी? कोलकाता में, नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में। कहां हुआ था? मुंबई में फॉर्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कांग्रेस सेशन गांधी जी कन्विंस्ड अदर कांग्रेस लीडर फॉर खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के लिए गांधी जी ने किस कांग्रेस के सेशन में दूसरे कांग्रेस लीडर को कन्विंस किया था? नागपुर सेशन में, कलकत्ता सेशन में, लाहौर सेशन में, गया सेशन में। अब ध्यान दीजिए, कहां पे किया था उन्होंने कन्विंस? कलकत्ता सेशन 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी बुक थी, कब पब्लिश हुई थी? 1915, 1909, 1910, 1911। 1909 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कांग्रेस सेशन गांधी जी कन्विंस्ड अदर कांग्रेस लीडर्स एंड एडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? उन्होंने एनसीएम एडॉप्ट किया था। ठीक है, कहां पे किया था? नागपुर सेशन में या कलकत्ता सेशन में? यहीं पे आपको डाउट हो रहा होगा, तो आप एकदम ध्यान में डाल लीजिए कि उन्होंने नागपुर सेशन में किया था। कलकत्ता सेशन में उन्होंने क्या किया था? दूसरे कांग्रेस लीडर को कन्विंस किया था फॉर, बताइए, खिलाफत सत्याग्रह। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एनसीएम ऑन इकोनॉमिक फ्रंट? प्रोडक्शन ऑफ इंडियन हैंडलूम बूम्ड 100%, फॉरेन क्लोथ्स वर बाइकॉटेड 100%, in many places Indian traders refuse to trade for foreign goods 100%, यानी कि all of the above is the correct answer. Okay, next question क्या है, बाबा रामचंद्र was a dash from United Province, क्या थे? सन्यासी थे। करेक्ट आंसर इज सन्यासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलूरी सीताराम राजू वाज एग्जीक्यूटेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इनको एग्जीक्यूट किया गया था? 1924 में। करेक्ट आंसर इज 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा 1920 वाज फाउंडेड बाय? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, ओनली ए और बोथ ए एंड बी? करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, बाबा रामचंद्र एज वेल एज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट, रॉलेट सत्याग्रह क्यों कॉल ऑफ कर दिया गया था? क्या ब्रिटिश सप्रेशन के डर से, या फर्दर वायलेंस न फैले इसके डर से, या हंटर कमीशन के प्रोमिसेस के आधार पर, या रॉलेट एक्ट को ही खत्म कर दिया गया था? करेक्ट आंसर क्या है? फियर ऑफ फर्दर वायलेंस, क्योंकि जालियांवाला बाग मसाकरे, अमृतसर में पुलिस ने फायरिंग किया, जहां तहां लोग भीड़ जा रहे थे, किस तरह से अंग्रेजों ने लोगों के भीतर भय फैलाना चालू कर दिया और लोग शासन से भिड़ने लगे, इसलिए गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया रॉलेट सत्याग्रह को, ड्यू टू फियर ऑफ फर्दर वायलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाई धोबी किस प्रोविंस में ऑर्गेनाइज की गई थी? नाई धोबी बंद, ठीक है, कहां की गई थी? यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी कि अवध वाली एरिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
The council elections as part of NCM were boycotted in most provinces except Madras. By which party? As part of non-cooperation movement, इलेक्शन जो था काउंसिल इलेक्शन उसको बाइकआउट किया था, बट एक पार्टी ने इसको बाइकआउट नहीं किया था मद्रास में. पार्टी का नाम क्या है? जस्टिस पार्टी. सो करेक्ट आंसर इज जस्टिस पार्टी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट करेक्ट अबाउट अलूरी सीताराम राजू. ही वॉज फ्रॉम गुडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश. बिल्कुल सही है. ही हैड क्लेम्ड करिश्मा लाइक हीलिंग पावर. 100% क्लेम करते थे. वो भी बोलते थे गोली लगने से भी मुझे कुछ नहीं होता. ही वॉज सपोर्टर ऑफ गांधी जी. 100% करेक्ट. ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. एक करेक्ट नहीं है. ही बिलीव्ड इन वायलेंस. अब बोलते थे तरीका है इससे हमें स्वराज मिल सकता है. ठीक है. उनको फाइनली कब एग्जीक्यूट किया गया था? लिखिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कब एग्जीक्यूट किया गया था. ठीक है. और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. और मेरा आप सबसे प्रॉमिस है कि मैं इसी तरह का वीडियोस ऑब्जेक्टिव के लिए हर एक चैप्टर के लिए लेके आऊंगा, चाहे सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, मैं सारे आपके एग्जाम के पहले, बोर्ड के पहले में सारा कंप्लीट कराऊंगा. ये मेरा प्रॉमिस है.